हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम वेक्टर को शुरू करेंगे। कुछ टीचर तो वेक्टर को काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। कहीं पे भी देखना, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज ही मिलेंगी। और फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट तो है स्केलर, और सेकंड है वेक्टर। जनरली हम इन दोनों को ही जानते हैं। और थर्ड टाइप भी होता है, थर्ड टाइप होता है टेंसर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी, या वेक्टर होगी, या टेंसर होगी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have which have only मैग्नीट्यूड, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, नोट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती। उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम? स्केलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन सी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं? मास होगी, लेंथ, टाइम, एटसेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा। और एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है, जिसको हम टेंसर बोलते हैं। इसका जनरली नाम हमें नहीं सुना हुआ होता है 11th 12th क्लास में, लेकिन एक थर्ड टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटी का, टेंसर। वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो कि ना तो क्या हो, स्केलर हो, सीधी सी बात है, नाइदर स्केलर। जो फिजिकल क्वांटिटी ना तो स्केलर हो वो, और नोर वेक्टर, तो वो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली टेंसर मिलेगी। इसके एग्जांपल हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एटसेट्रा। तो हम फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, उसके तीन टाइप होते हैं। स्केलर हो सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी, या वेक्टर हो सकती है, या टेंसर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नोट डायरेक्शन, जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे मास हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, या किसी रोड की लंबाई होगी, या जो स्टॉप वॉच हमें, या जो क्लॉक जो टाइम बताती है, वो टाइम हो गया। तो ये तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। और भी होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड भी हो, एज वेल एज डायरेक्शन। इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एटसेट्रा। और भी बहुत होते हैं। और एक थर्ड टाइप भी होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी होती है? जनरली स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होती, लेकिन जब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स की बात आए,
तो एक थर्ड टाइप भी होता है टेंसर। टेंसर अगर समझो तो ये समझो कि जो फिजिकल क्वांटिटी ना तो स्केलर है और ना वेक्टर है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, टेंसर। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्ट्रेस होता है, जो इलास्टिसिटी यूनिट आएगी 11th फिजिक्स में, वहां पे पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता चलेगा। तो ये तीनों क्या होती हैं, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। हमारा इस लेक्चर में जो मकसद रहेगा वो वेक्टर के बारे में पढ़ना है, वेक्टर को ही पढ़ना हमें इस लेक्चर में। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। हमें वेक्टर पढ़ना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये कोई वेक्टर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, कोई वेक्टर हो ना तो उसके ऊपर छोटा सा एरो का निशान दे देते हैं हम, तो वो वेक्टर समझा जाता है। तो ये एक वेक्टर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जैसे कि एरो दिखाई दे रहा होगा, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। और ये तो क्या होता है, टेल पॉइंट होता है। और ये क्या होता है, हेड पॉइंट। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम टेल पॉइंट टू हेड पॉइंट। टेल पॉइंट से हेड पॉइंट की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जैसे कि ये एरो दिखा भी रहा है। तो ये एरो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मान लो एक ये लाइन सेगमेंट है इतना लंबा, तो इस लाइन सेगमेंट की ये जो लेंथ होगी ना, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। और रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को एक एरो से। एरो में यहाँ पे इनिशियल पॉइंट होता है टेल पॉइंट और फाइनल होता है हेड पॉइंट। तो एरो मतलब वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, टेल पॉइंट से हेड पॉइंट की तरफ। मान लो ये ए वेक्टर है, और वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी होता है, तो एक लाइन सेगमेंट भी है। तो इस लाइन सेगमेंट की जो लंबाई होगी ना, तो वही क्या हो जाएगी, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैं ऐसे लिखता हूं उसको, ये तो है वेक्टर, कोई ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे दिखाते हैं हम। ये दोनों ही, या तो ये दिखा लो या ये दिखा लो, दोनों ही एक बात है। ये क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये दोनों ही मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इनिशियल पॉइंट टेल पॉइंट होता है, फाइनल हेड पॉइंट होता है। और वेक्टर की डायरेक्शन टेल पॉइंट से हेड पॉइंट की तरफ होती है। और ये जो लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ होगी ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझी जाती है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड को या तो इससे दिखाते हैं या इससे दिखाते हैं। अब क्या क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है। मान लो ये ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है।
तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग, किस वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट सेल्फ ए वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर ए के अलोंग, ये ए वेक्टर है, जिस वेक्टर ए के अलोंग हम यूनिट वेक्टर पता लगाना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है, वो इट सेल्फ एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग ही है। मतलब ए वेक्टर के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और ए वेक्टर के अलोंग ही उसकी डायरेक्शन हो। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे हमें, दिस वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर हमें पता लगाना है और वो है ए, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को मैंने कैसे दिखाया, इसको अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ए और ये कैप और इसके ऊपर छोटा सा डॉट का निशान, तो ये क्या है, इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा, दिस वेक्टर, जिस वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए है। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं किसी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, मैं उसका मैग्नीट्यूड, इस ए वेक्टर को क्या लिखना है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इस ए वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड, इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जो कि ए कैप है। तो ये तो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो इस ए वेक्टर के अलोंग अगर मैं यहाँ पे छोटा सा दिखाना चाहूँ, यूनिट वेक्टर क्या है, ये है, ये मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर का, 1 यूनिट। और ये ए वेक्टर कोई जनरल वेक्टर है, तो इस जनरल वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखना है जिसकी डायरेक्शन तो इसी वेक्टर के अलोंग होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट। अब हम वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म में लिखना सीखेंगे, किसी भी वेक्टर को। राइटिंग ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर हुआ, इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ये तो सब जानते हैं। अब जो एक्स एक्सिस होती है ना, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप।
तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो उसके मान लो कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जांपल 1,2,3, ये स्पेस में कोई पॉइंट है P। इनफैक्ट यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पॉइंट P पे कोई पार्टिकल है, ये स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2,3। तो इस ओरिजिन से मैं इस P पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ये जो हो जाएगा, ये तो क्या है, ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये तो होगी टेल पॉइंट। ये जो वेक्टर है ना हमारा OP, ये ओरिजिन है। और ये कोई पॉइंट P है स्पेस में जहाँ पे कोई पार्टिकल है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2,3। तो ये हो गया ओरिजिन, ये होगी टेल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर, और ये क्या होगी, हेड हेड पॉइंट। तो जब किसी भी वेक्टर का जो टेल पॉइंट हो वो क्या हो, ओरिजिन, और हेड पॉइंट जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट है स्पेस में 1,2,3, तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ना जिसका टेल पॉइंट ओरिजिन है और हेड पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,2,3 है, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, R वेक्टर। या इसको बोलूं मैं शब्दों में बोलूं तो पोजीशन वेक्टर। इसको लिखा कैसे जाता है, इन द टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। ध्यान रहे आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है जे कैप, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है, यूनिट वेक्टर के कैप। तो पहले लिख लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या है, आर यूनिट वेक्टर्स along positive direction of x axis, y axis, z axis respectively। तो इस पोजीशन वेक्टर को, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का जो टेल पॉइंट ओरिजिन होता है और हेड पॉइंट कोई भी पॉइंट स्पेस में, तो वो होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब इस जो पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ पी। ओ मतलब ओरिजिन टेल पॉइंट, पी मतलब हेड पॉइंट कोई भी पॉइंट पी स्पेस में। तो ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में। 1 आई कैप मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे लिखा जाता है। ये पोजीशन वेक्टर है कहने को तो, लेकिन वैसे भी तो ये रियलिटी में एक वेक्टर ही है। कहने को तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो टेल पॉइंट ओरिजिन है, हेड पॉइंट कोई भी पॉइंट इन स्पेस है, तो इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर बोल दिया। लेकिन इन रियलिटी ये भी तो एक वेक्टर है, तो लेकिन पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर है आर, जिसको मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में लिख दिया। एरो से दिखा रखा है जिसका टेल पॉइंट ओरिजिन है, हेड पॉइंट कोई पॉइंट पी इन स्पेस है। तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, क्या वो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगी। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, वो क्या होगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0,0। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इस सेगमेंट की लंबाई बताओ मुझे, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 3 9 और 4 13 और 1 14, तो ये आ गया √14 यूनिट, जो भी है यूनिट, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आया है,
क्योंकि मेरे को पता था कोई भी वेक्टर हो, जैसे कि यहाँ पे तो ये पोजीशन वेक्टर है जिसका टेल पॉइंट ओरिजिन होता है, हेड पॉइंट कोई पॉइंट स्पेस में होता है तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये एक एरो भी तो है, इस एरो की जो लंबाई होगी क्या वो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अबव पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अबव पोजीशन वेक्टर, जो कि √14 यूनिट निकल के आया है कॉमन सेंस से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी वेक्टर हो, जैसे कि यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर है, तो आई कैप का आगे क्या है 1, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप के आगे क्या है 2, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस के कैप के आगे क्या है 3 और उसका स्क्वायर कर दो, और उसका रूट कर दो फिर। तो ये किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। आई कैप उस वेक्टर के, आई कैप के आगे क्या है, जे कैप के आगे क्या है, उस इनका स्क्वायर करते चलो और ऐड करते चलो और फाइनली रूट कर दो। तो ये भी क्या √14 यूनिट नहीं आएगा? और हमें पता है √14 यूनिट इसका लाइन सेगमेंट की लंबाई है, मतलब इस पोजीशन वेक्टर या इस वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड। और एक दूसरे तरीके से निकाला, आई कैप का जो आगे है उसका स्क्वायर किया, जे कैप के आगे 2 है इसका स्क्वायर किया, और 3 कैप के आगे, सॉरी के कैप के आगे 3 है इसका स्क्वायर किया, इनको ऐड किया स्क्वायर करके और रूट कर दिया, अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो √14 यूनिट आया। तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है जब भी हमें कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में गिवन होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, आई कैप के आगे जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के आगे उसका स्क्वायर प्लस के कैप के आगे जो है उसका स्क्वायर और रूट कर देंगे। तो अगर मैं जनरल बात करूं, जैसे यहाँ पे तो अभी तक तो पोजीशन वेक्टर का ही जिक्र हो रहा है, तो कोई भी पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर द रूट आई कैप के आगे क्या है एक्स, उसका स्क्वायर कर दो, वाई जे कैप के आगे क्या है वाई, उसका स्क्वायर कर दो, के कैप के आगे क्या है जेड और उसका स्क्वायर कर दो, और इनको ऐड कर दो, अंडर रूट कर दो। तो ये आ जाएगा √x² प्लस y² प्लस z², ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर जो ये आया है, ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। अभी तक तो हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा है जो कि इटसेल्फ एक वेक्टर है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगेन x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप है और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मान लो 1 2 3 है स्पेस में कोई पॉइंट A है, और यहाँ पे कोई पॉइंट B है स्पेस में, अनदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मान लो कितने हैं, -3 4 5 ऐसे कुछ हैं। तो A पॉइंट को मैं टेल मानूं अगर, और B पॉइंट को क्या मानूं मैं, हेड, तो इन दो पॉइंट को मिलाऊं मैं, A तो टेल हो गया और B क्या हो गया, हेड। तो एक ये वेक्टर में बन गया, A टेल पॉइंट और B हेड, तो ये एक वेक्टर बन गया जिसको ए बी वेक्टर बोलेंगे। और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर को, इस जो ए बी वेक्टर बनाया है ये जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में लिखना है। तो जो हेड है ना, हेड में से टेल घटा दो, तो -3 -1
-3 हेड और टेल क्या है 1, तो -3 -1 आई कैप प्लस हेड में से टेल अगेन, अब वाई कोऑर्डिनेट घटाना तो 4 -2 और जे कैप प्लस 5 -3 के कैप। तो ये जो ए बी वेक्टर है ये आ जाएगा -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया, जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल लेंगे हम यहाँ पे। कोई दो पॉइंट्स स्पेस में, टेल उसका ए पॉइंट है, हेड उसका बी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना ये है वो ए बी वेक्टर। अब ये बताओ, ये जो ए बी वेक्टर मैंने एक एरो से दिखाया है, तो इस जो लाइन सेगमेंट होगा ए बी, इसकी लंबाई क्या होगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या वही इस ए बी वेक्टर के या जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नहीं हो जाना चाहिए? तो इस ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या आएगा, रूट -3 -1 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1 मतलब 4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है ये मैंने। तो जो ये ए बी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का इंडिकेशन होती है मोड के अंदर वेक्टर है, ये मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो इस ए बी वेक्टर या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 4 4 8 और 16 24, तो रूट 24 यूनिट आ गया। ये तो आया है, इसको मैंने एक एरो माना और एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट की यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये डिस्टेंस निकाल ली, वही सीधी सी बात है, इस ए बी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये आया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो कि हमें याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से नहीं निकालेंगे किसी भी वेक्टर का, जैसे कि यहाँ पे ए बी वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई कैप के आगे है उसका स्क्वायर कर दो मतलब -4 का स्क्वायर, जे कैप के आगे क्या है 2 उसका स्क्वायर कर दो, और के कैप के आगे क्या है 2 उसका स्क्वायर कर दो और रूट कर दो। तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया रूट 24 आ गया ना, रूट 24 यूनिट। अगर मैंने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि एक साइंस भी बनती है, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड रूट 24 यूनिट आनी चाहिए, लेकिन मैंने एक दूसरे तरीका अपनाया। मैंने क्या किया, अचानक आई कैप के आगे जो उसका स्क्वायर कर दिया, जे कैप के आगे उसका स्क्वायर कर दिया, के कैप के आगे जो है उसका स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया और रूट कर दिया, ये दोनों सेम आए, ये दोनों क्या है सेम जैसे ये आए थे। तो यहाँ से कैसे क्या पता चला मेरे को, अगर कोई भी वेक्टर गिवन हो, कंक्लूजन क्या निकलता है, कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन हो, कोई भी वेक्टर मान लो वो है ए वेक्टर है, जनरल वेक्टर है जनरल, कोई भी वेक्टर वो मान लो आई कैप जे कैप और के कैप इसकी टर्म्स में गिवन है, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड अगर अच्छे नहीं लगते तो एल एम एन भी मान सकते हो, मान लो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट आई कैप के आगे जो है एल उसका स्क्वायर कर दो प्लस जे कैप के आगे क्या है एम उसका स्क्वायर कर दो, के कैप के आगे क्या है एन उसका स्क्वायर कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर
ये क्या आएगा, रूट एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र। ये जो ए वेक्टर है ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसको ए से भी दिखा सकते हैं, ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाना पर। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और जो कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्केयर पॉजिटिव स्केयर पॉजिटिव स्केयर पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, और किसी पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, कंक्लूजन है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बेस। मान लो कोई वेक्टर है ए, वो है 4i माइनस 3j प्लस 12k। ये गिवन है कोई भी ए वेक्टर। बताना क्या है, व्हाट विल बी दी अनदर वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर बताना है, वुज डायरेक्शन इज अलोंग ए, जिसकी डायरेक्शन तो इस ए वेक्टर के अलोंग हो, एंड मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके 10 गुना तो वो जो वेक्टर निकालना उस इसके 10 गुना तो उसका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर के अलोंग हो, तो वो वेक्टर बताना है। तो इस ए वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर निकालता हूं, वो क्या होता है, ए वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 12k। और इसी ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस ए वेक्टर का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है, कोई भी वेक्टर गिवन हो, आई कैप के आगे क्या है 4, उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप के आगे क्या है 3, इसका स्क्वायर कर दो, के कैप के आगे क्या है 12, इसका स्क्वायर कर दो, और इनको ऐड कर दो और रूट कर दो। 12 का स्क्वायर 144 है, और इसका स्क्वायर 9, 153, मतलब 16 और 9 25, 25 और 144 169, रूट 169 आ गया, मतलब 13 यूनिट। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, और इस ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है ए कैप, तो वो क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस 12k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जो कि 13 यूनिट है। तो इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है ये जो आया है यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो मान लो इस ए वेक्टर को जो गिवन है ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ये है हमारा ए वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है 13 यूनिट। पूछा क्या गया है, एक दूसरा वेक्टर मान लिया मैंने, वो वेक्टर बी है, वो बताना है बी वेक्टर क्या होगा जिसकी डायरेक्शन इस ए वेक्टर के अलोंग हो, और मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से 10 गुना हो। तो दूसरा वेक्टर मैंने बी मान लिया, डायरेक्शन इसी के अलोंग है ना, तो इसके पैरेलल लिखेंगे उस बी वेक्टर को। ये है मान लो वो बी वेक्टर, ये बताना है मेरे को कि डायरेक्शन तो इसके अलोंग है, मतलब इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर ए है, तो इस बी वेक्टर के अलोंग भी यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, ए कैप, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर जो कि ए कैप आया है, तो बी वेक्टर के अलोंग भी क्या होना चाहिए, ए कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम है।
लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 10 गुना हो, यह है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इस बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि किसी वेक्टर को क्या लिखता हूं मैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू मैं उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर जो कि ए कैप है। ये जनरल है, किसी भी वेक्टर को क्या लिखा जाता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। अगर आप बोलोगे कि भाई बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे हो गया, ये तो ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है ए कैप। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि दूसरा जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसकी डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। मतलब इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो बी वेक्टर के अलोंग भी यूनिट वेक्टर ए कैप ही होना चाहिए। तो बी वेक्टर के अलोंग भी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए कैप है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इस क्वेश्चन में ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या जिसको बी भी लिख सकता हूं, वो क्या है, 10 गुना ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 10 गुना ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो 10 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, 13 यूनिट है, तो ये आ गया 130 यूनिट। मतलब इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 130 यूनिट। तो यहां से बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, ये 130 आ गया। और यूनिट वेक्टर ए कैप क्या है, 4 आई कैप -3 जे कैप +12 के कैप डिवाइडेड बाय 13। तो ये बी वेक्टर आ गया, 13 जाए 130, तो 10 आ गया बाहर। तो 4 आई कैप -3 जे कैप +12 के कैप। तो ये बी वेक्टर आ गया 40 आई कैप -30 जे कैप +120 के कैप। ये आ गया बी वेक्टर, जो कि आंसर है हमारा इस न्यूमेरिकल का, ये आंसर है। गिवन क्या था हमें, कोई ए वेक्टर गिवन था आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में, और इस ए वेक्टर के अलोंग मान लो यूनिट वेक्टर ए कैप है, और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, 13 यूनिट आ गया। ये बताना था कोई दूसरा वेक्टर बी बताओ वो क्या होगा, जो कि ये निकल के आया है, जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से 10 गुना हो और उसकी डायरेक्शन वही हो जो कि ए वेक्टर की है। मतलब बी वेक्टर के अलोंग भी यूनिट वेक्टर ए कैप ही होना चाहिए, अगर ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ए कैप है। तो इस बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैं यूनिट वेक्टर अलोंग दिस बी वेक्टर, और बी वेक्टर के अलोंग भी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए कैप। और ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है, 10 गुना ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो 130 यूनिट आ गया। और ए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो मैंने निकाल लिया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर ये आ गया जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से 10 गुना भी है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में आ गया। और ये और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर वही है जो कि ए के अलोंग यूनिट वेक्टर है। मतलब दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, सेम, ए कैप, और वो यूनिट वेक्टर क्या है, ये है। ये है मान लो वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये रियलिटी में जेड एक्सिस ऐसे है बाहर की तरफ, व्हाइट बोर्ड पे अगर दिखाना हो तो जेड एक्सिस को ऐसे दिखाया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर एक्स एक्सिस ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है, तो जेड एक्सिस ये वाली ऐसे होगी ना इन रियलिटी अगर बात करें तो, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही दिखाते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मान लो
ये कोई स्पेस में है ना, ये वाला जेड एक्सिस ऐसे है मान लो, ये तो व्हाइट बोर्ड पे दिखाने को है, जेड एक्सिस क्या है ऐसे, और स्पेस में ये जो मार्कर है ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर जिसको बोलूंगा मैं, जिसका टेल पॉइंट तो ये है और हेड पॉइंट ये है। तो ये बताना है कि मैंने ये जो मार्कर है या जो कि ए वेक्टर है जिसका टेल पॉइंट ये है, हेड पॉइंट ये है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा इसको, बिल्कुल इसको ऐसे ही, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। हकीकत में यहाँ पे वेक्टर हमारा ए ये है, तो मेरे को पता ये लगाना है कि ये जो वेक्टर ए है जिसका यहाँ पे टेल टेल पॉइंट है और ये हेड पॉइंट है, कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये जो कि जेड एक्सिस होगी इसके साथ क्या क्या एंगल बना रहा है। तो मैंने माना है कि ये जो वेक्टर है स्पेस में ऐसे, जिसका टेल पॉइंट ये हेड पॉइंट ये मैंने माना है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ है गामा। तो कैसे मेजर करूंगा, तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा बिल्कुल ऐसे ही, एक्स एक्सिस पे टच करवा दूंगा इसको, तो मैं ये एंगल मेजर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा। और इसी वेक्टर को मैं ऐसे लेके जाऊंगा बिल्कुल, पैरेलल ही शिफ्टिंग होगी, पैरेलल शिफ्टिंग, तो मैं ये एंगल मेजर कर लूंगा, ये हो जाएगा बीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल मेजर करना है, और बिल्कुल ऐसे ही मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल हो जाएगा गामा। तो ऐसे किसी भी स्पेस में कोई वेक्टर हो जिसका ये टेल पॉइंट है, ये हेड पॉइंट, वो वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या 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 एंगल बनाए हुआ है अल्फा बीटा गामा, वो कैसे मेजर करते हैं, उसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये वाला जो एंगल आएगा ये गामा हो गया, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ है। तो ये जो मार्कर था ना ये कोई ए वेक्टर था, और इस मार्कर की लंबाई क्या हो जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मार्कर क्या था, ए वेक्टर, और जो मार्कर की लेंथ है वही तो इस ए वेक्टर जो कि मार्कर था, वही तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जिसको ए भी लिखूंगा। अब मैंने माना कि लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर दी एंगल्स मेड बाय दिस मार्कर का लो या ए वेक्टर with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively। तो मैं इस ए वेक्टर बोल दो, या जो ये मार्कर था ए वेक्टर जिसका टेल पॉइंट ये हेड पॉइंट ये, इसका मैग्नीट्यूड मार्कर की लेंथ हो गया, तो इस मार्कर बोल दो या ए वेक्टर बोल दो, इसके अलोंग, इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, अगर ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, यही ए वेक्टर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है, यही ए वेक्टर जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पैरेलल शिफ्टिंग से हम मेजर कर सकते हैं तो गामा एंगल बना रहा है। तो इसी ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना मैंने, तो वो हो जाएगा ए कैप। तो वो क्या आता है, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग मार्कर बोल दो या ए वेक्टर, क्योंकि मार्कर ए वेक्टर ही था, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो इस ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं,
जो कि मार्कर था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मार्कर की लेंथ है, इनटू में क्या लिखते हैं वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड, इनटू में उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो तो है ही कुछ मार्कर की लेंथ, और इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आया था, कोस अल्फा आई कैप, ऐसा होता है याद रखो बस, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। तो किसी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ये हो और वो वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए हुए है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। और यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने योग्य है, जो अल्फा होगा ना वो हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में आएगा, ऐसे ही बीटा भी 0 और 180 डिग्री के बीच में आएगा, ऐसे ही गामा भी, मतलब कोई भी वेक्टर है दुनिया भर में वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 और 180 डिग्री के बीच में बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ 0 और 180 डिग्री के बीच में, ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल 0 और 180 डिग्री के बीच में ही मिलेगा। अब मान लो कोई न्यूमेरिकल है इसके ऊपर बेस, कोई वेक्टर गिवन है इन स्पेस, कोई वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये बताना है व्हाट विल बी दी एंगल मेड बाय दिस वेक्टर, दिस वेक्टर with positive directions of x y z एक्सिस। मतलब एक तरह से अल्फा, ये वहां यहाँ वाला जो अल्फा बीटा गामा है वही पूछा है, अल्फा बीटा और गामा ये बताओ ये क्या होंगे। तो इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर जो कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा 3 × 9 और 4 13 और 1 14 डिवाइडेड बाई √14। तो इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ये आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैं उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसी को क्या लिखूंगा मैं, कोस अल्फा आई कैप, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। तो यहां से कोस अल्फा कितना आ गया 1/√14 और कोस बीटा -2/√14, कोस गामा 3/√14। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए तो अल्फा आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√14, ये आता है 74.49 डिग्री, और ऐसे ही बीटा आ जाएगा कोस इनवर्स -2/√14, ये आता है 122.31 डिग्री। ऐसे ही गामा आएगा कोस इनवर्स 3/√14, ये आएगा 36.7 डिग्री। तो देख सकते हो ये भी 0 और 180 के बीच में, ये भी 0 और 180 के बीच में, ये भी 0 और 180 के बीच में है। अब मान लो कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है वेक्टर के ऊपर बेस कि एक तो ए पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -3 2, और दूसरा है बी पॉइंट स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट है 0 2 -3। तो एक वेक्टर बताना है जिसका टेल पॉइंट तो क्या है ए और हेड पॉइंट क्या है बी। तो ए उस वेक्टर का टेल पॉइंट है, बी उसका हेड पॉइंट है। तो ये बताना जो ये ए बी वेक्टर होगा, ए टेल
और बी हेड पॉइंट, ये जो ए बी वेक्टर बनेगा, ये बताना कि व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय ए बी वेक्टर with positive direction of x axis, y axis, z axis respectively। तो मतलब एक तरह से अल्फा बीटा गामा वही निकालने हैं। मतलब कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 0 -1 आई कैप, 2 -3, तो ये हो जाएगा 5 जे कैप, -3 -2 -5 के कैप, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 -5 का स्क्वायर। तो इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 और 51। तो इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया √51 यूनिट। और इस ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना मैंने, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या -i कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है √51 यूनिट है। और ये मेरे को पता है किसी भी ए बी वेक्टर, यहाँ पे जैसे कि ए बी वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मैंने निकाल लिया, उसको क्या लिखते हैं कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है एंगल मेड बाय दिस ए बी वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से कोस अल्फा कितना आ जाएगा -1/√51, कोस बीटा कितना आ जाएगा 5/√51, और कोस गामा कितना आ जाएगा -5/√51। तो ये अल्फा आ जाएगा कोस इनवर्स -1/√51 और बीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 5/√51। ऐसे ही गामा आ जाएगा कोस इनवर्स -5/√51। यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर्स इनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए होते हैं, तो यहाँ से वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब अल्फा बीटा गामा निकालने थे कि ये जो ए बी वेक्टर बनेगा जिसका टेल पॉइंट ए है हेड पॉइंट बी है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा। नेक्स्ट है कोई भी दो वेक्टर हो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हमेशा एंगल तभी फाइंड आउट किया जाता है दो वेक्टर्स में जब दोनों वेक्टर के टेल जुड़े हुए हो। बी वेक्टर का टेल भी यही पॉइंट है, ए वेक्टर का टेल भी यही पॉइंट है। तो मान लो अब इनके बीच में एंगल कितना बनता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा इनके बीच में एंगल। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तभी फाइंड आउट किया जाता है जब ए का टेल और बी वेक्टर का टेल क्या हुए जुड़े हुए हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये मान लो ये जो एंगल है ये मान लो 120 डिग्री है। क्या हम ये कहेंगे ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है? नहीं कहेंगे। एंगल पता लगाने के लिए दोनों वेक्टर्स का टेल मिला होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो ये बी वेक्टर का टेल है, ये ए वेक्टर का हेड है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि भाई इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, ये कहना गलत होगा। तो 120 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं के बीच में एंगल अभी पता लगाएंगे। 120 डिग्री तो है नहीं क्योंकि इन दोनों के टेल जुड़े हुए नहीं है। तो इस ए वेक्टर को मैं आगे ले लूंगा, आगे को बढ़ा सकता हूं ना, इसी को लिख रहा हूं, और ये बी वेक्टर था। ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन पे मैंने ए वेक्टर बना दिया। यहाँ पे ए वेक्टर का टेल आ गया और कुछ यहाँ पे ए वेक्टर का हेड आ गया, तो दोनों के हेड कनेक्ट कर दिए। और ये एंगल कितना गिवन था, 120 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर्स के हेड, सॉरी दोनों वेक्टर्स के टेल कनेक्टेड है, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और यहाँ पे नोट करने लायक एक बात यह है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होगी, 0 या 0 से ज्यादा होगी और 180 या 180 से कम होगी। और अगर यहाँ पे भी लिखने को कुछ बोलने तो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी measured only when their tail points meet, जब उनके टेल पॉइंट क्या करते हो, मिलते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये ए वेक्टर है और ये कुछ बी वेक्टर है, और ये मान लो एंगल है 30 डिग्री और ये ओब्वियसली 90 डिग्री है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच में एंगल पता लगाना है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लो कि दोनों के टेल क्या मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। ये ए का टेल भी है और ये बी का टेल भी है। तो अब इनके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, जो कि 100 डिग्री से 180 डिग्री से कम होगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा है और ये एंगल क्या 180 डिग्री से कम है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 90 + 30 120 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे 60, इसको मैंने इसमें बदल लिया था क्योंकि दोनों के टेल मैंने मिला दिए थे, तभी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बता सकता हूँ। तो ये 60 डिग्री हो गया था, 120 डिग्री हो गया था। तो ये पूरा तो कितना है, 300 डिग्री है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 डिग्री है। तो 300 डिग्री तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, और 60 डिग्री क्या है, 180 और 0 के बीच में है, 300 नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, जैसे लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, एटसेट्रा।